हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो करंट डेंसिटी है इसको हम कैसे समझेंगे। कोई हम वायर कंसिडर कर लेते हैं और जो वायर में जो करंट का वैल्यू जो होगा वो पूरे वायर में एक बराबर होगा। करंट नहीं बदलेगा, जितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है उतनी ही एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। लेकिन क्या इसका एरिया हर जगह एक बराबर एक समान है? क्या सेम है एरिया? नहीं। अगर यहां देखा जाए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है और इसका क्रॉस सेक्शनल कुछ एरिया कुछ और है। ये बड़े साइज का, ये छोटे साइज का नजर आ रहा है। तो इसका एरिया अगर हम A1 मान लें, इसका एरिया हम A2 मान सकते हैं। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट पर यूनिट एरिया ही होती है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर पर यूनिट एरिया, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं J1 इज इक्वल टू आई अपॉन में A1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का J इज इक्वल टू आई अपॉन में A होता है। लेकिन इसमें इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसलिए A1 कर दिए। तो अगर एरिया बदलेगा तो करंट डेंसिटी भी बदलेगी, इसलिए यहां पे J1 लिखा गया है। और अगर यहां पे देखा जाए तो J2 इज इक्वल टू आई अपॉन में A2 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? यहां से हमें यह समझ में आया कि अगर एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी वायर का, वो अगर अलग अलग है तो करंट डेंसिटी भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ही होगी। कभी भी पूरे वायर के लिए हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं। पूरे वायर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, कभी भी पूरे वायर के लिए करंट डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। पूरे वायर में किसी एक पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो इसके लिए देखा जाए अगर इसमें कम एरिया है तो इसका जो करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए J1 इक्वल टू आई अपॉन में A1 और ये हो जाएगी J2 इक्वल टू आई अपॉन में A2। यहां से हम ये समझे कि अलग अलग पॉइंट पे अगर एरिया अलग अलग है तो उसकी करंट डेंसिटी भी अलग अलग होती है। अब इसी चीज को, ये तो नॉर्मल आपका कोई ये वायर था उसके लिए अगर हमने बात किया, जिसमें किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में हमने बात कर लिया। अगर यहीं पे वायर को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कट ना करके, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कट ना करके टेढ़ा मेढ़ा कट कर दिया जाए। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो वायर को परपेंडिकुलर कट करते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। जस्ट वायर को हम परपेंडिकुलर कट करेंगे अगर, तो वहां पे उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। यदि उसको हम टेढ़ा मेढ़ा कट करते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम हम नहीं देते हैं। तो अगर हम यहां पे टेढ़ा मेढ़ा कट कर दें किसी वायर को, इस तरीके से अगर हम कट कर देते हैं तो इस वाले पार्ट को क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम नहीं दिया जाएगा। है एरिया है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया हम नहीं बोलेंगे। तो इस वाले पार्ट के लिए हमारी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस चीज को हमको देखना है। क्योंकि अगर नॉर्मल वायर हमारे पास था तो उसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू तो हम जानते हैं J इक्वल टू आई अपॉन में A होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया जिसको हम कहते हैं। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई वायर है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कट कर दिया गया है। तो जिस सरफेस पे, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे हम पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जिस सरफेस पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो चारों तरफ एक बराबर एक समान होगा। आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट पे हमको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर बनाएंगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, उस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है। तो जो हम एरिया वेक्टर बना रहे हैं वो हम इस तरीके से करके दिखा रहे हैं। ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर बन गया। ठीक है, इसका हम नाम ए दे देते हैं और एरिया वेक्टर इसलिए वेक्टर ए दे देते हैं।
अब ये किसी एंगल पे ये एरिया वेक्टर बन रहा होगा, उस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस एरिया के बारे में हमको जानना है। अब इस एरिया को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा थीटा पास वाला जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये a cos थीटा हो जाएगा, और जस्ट इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, a sin थीटा। ये सभी बच्चे जानते हैं, दो कंपोनेंट पे टूट जाता है। अब इन दो कंपोनेंट्स को में से किस कंपोनेंट को हम लेंगे, तो जिस डायरेक्शन में करंट बह रही होती है, करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट की जाती है, और करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो करंट की जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन हम लेंगे जो कैलकुलेट करने के लिए, वो भी यही डायरेक्शन होगा। तो यहां पे जो कंपोनेंट हम लेंगे वो a cos थीटा लेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी मानी जाती है। तो यहां पे जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा J = I अपॉन में, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस a की जगह पे एरिया में हमारा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब यहां पे हो जाएगा a cos थीटा। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो ये करंट डेंसिटी किसकी, ये जो करंट डेंसिटी हमारी निकली किसके लिए निकली, इस केस के लिए निकली जिस केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा मींस परपेंडिकुलरली कट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कट है किसी वायर में। अगर यहां से अगर हम देखें तो जो करंट होता है, ये सभी बच्चों को पता है, जो करंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो I = JA cos थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहां से cos थीटा को अगर रिमूव किया जाए तो यहां पे वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा, तो I = वेक्टर A J डॉट वेक्टर A, ये आ जाएगा वैल्यू हमारी। तो हम देख सकते हैं कि दो डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे दो डॉट प्रोडक्ट में जो आपके कंपोनेंट्स है, दो वेक्टर कंपोनेंट्स है डॉट प्रोडक्ट में, वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्केलर को। तो यही तो होता है हमारा मेन प्रिंसिपल कि दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो वो एक स्केलर को करस्पॉन्ड करते हैं। तो यहां पे देखिए जो J है वो उसके ऊपर वेक्टर लग करके आ रहा है, मींस यहां पे ये साबित होता है कि जो हमारा करंट डेंसिटी J है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, और इसी चीज को हम थ्योरी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए जरा किस तरीके से लिखे हैं, करंट डेंसिटी J एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर is defined as amount of current flowing per unit area of the conductor। ये देखिए current flowing per unit area of the conductor around that point, जिस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना होता है। यही बात तो मैं बता रहा था कि जो करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी उस कंडक्टर का, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जो एरिया जो भी प्रोवाइडेड हो, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। तो जो भी एरिया प्रोवाइडेड होता है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना होता है, जो उसकी एरिया होता है उस करंट की जस्ट नॉर्मल ली जाती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ली जाती है, और फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम करंट डेंसिटी को समझ सकते हैं। और एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी बच्चों को इसको याद रखना है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, और उनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे सभी बच्चों को करंट डेंसिटी J समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास बेटा समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।